नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, मगर इस इस्तीफे से ना तो मणिपुर के लोग राहत महसूस कर रहे होंगे और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर इसे किसी अच्छे कदम के रूप में देखा जाएगा। इसे इस कदम के रूप में देखा जाएगा कि चलो देर आयत दुरुस्त आयत, एक अच्छा कदम आखिरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री ने उठाया। जो काम उन्हें 21 महीने पहले कर देना चाहिए था, जब मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी के बीच में हिंसा का दौर शुरू हुआ था और वो लगातार असफल होते जा रहे थे, तभी उनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी। लेकिन उन्होंने इस्तीफे नहीं दिया और लगातार 21 महीने तक बड़ी ही बेशर्मी से, बड़ी ही निर्लज्जता के साथ उस पद पर बने रहे। ये एक ऐसा मैसेज था मणिपुरियों के लिए भी और पूरे देश के लिए भी कि एक ऐसा निकम्मा, नाकारा, निर्लज्ज मुख्यमंत्री इतने समय तक, इतनी हिंसा होने के बावजूद और इस तरह के खुलेआम बलात्कारों की खबरें आने के बावजूद अपने पद पर कैसे बना रह सकता है। यहाँ तक कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत तक ने इशारा कर दिया था कि मणिपुर की हिंसा चिंता का विषय है। मतलब जब ये भारत सरकार इस चीज़ को स्वीकार नहीं करने को तैयार थी, तब मजबूरन आरएसएस को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उसका बहुत काम है से मतलब है कि उसका नेटवर्क बहुत है और वो वहाँ पर लगातार जो सांप्रदायिक विद्वेष के जरिए अपना जनाधार, अपना संपर्क बनाने की कोशिश वो सालों से करता रहा है, वो प्रभावित हो रहा था और इसी वजह से भागवत तक को बोलना पड़ा था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे से कोई हालात बदलेंगे, नहीं। ये तो दूसरा सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि उन्हें इस्तीफा देना ही क्यों पड़ा। अब क्यों देना पड़ा? 21 महीने तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अब ऐसी क्या स्थिति बन गई कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। सवाल नंबर 2 ये है कि क्या मणिपुर में जो भी हालात थे उसके लिए वो अकेले जिम्मेदार थे? क्या केंद्र सरकार में, गृह मंत्रालय में बैठे लोग, गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे? ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 3 ये है कि मणिपुर में जिस तरह से विभाजन हो गया है जातीय आधार पर, और जो जातीय हिंसा की गई है और उसमें राज्य की मिलीभगत भी थी, मुख्यमंत्री तक की उसमें शामिल होने की बात आई है, तो ऐसे में वो राज्य अब उस हिंसा से कैसे उबर पाएगा? तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल ये है कि आखिरकार अभी बीरेन सिंह को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। 3 बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली वजह तो ये कि अब उनकी पार्टी में ही इतना असंतोष पैदा हो गया था, जो जनता का असंतोष था वो उनके एमएलएस में भी भर गया था कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया था कि अगर जो आज सोमवार से शुरू हो रहा है असेंबली का सत्र, उसके पहले अगर वो नहीं हटे तो वो एक अभूतपूर्व कदम उठा सकते हैं। अभूतपूर्व कदम का मतलब है कि खुली बगावत भी हो सकती है, पार्टी को विभाजित करने वाली चीज़ भी हो सकती है, या सरकार को गिराने के लिए भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी बीरेन सिंह के सरकार के खिलाफ। तो एक दबाव तो अपने एमएलए की तरफ से बना था। एमएलए दूसरे तरह से दबाव में है कि जनता में बड़ा असंतोष पैदा हो गया है बीरेन सिंह के खिलाफ भी और उनकी सरकार के खिलाफ भी। तो जो दबाव एमएलएस पे पड़ रहा है वो उन्होंने बीरेन सिंह पर डाला, हाईकमान पर डाला। और अभी रविवार को 2 घंटे की मुलाकात हुई होम मिनिस्टर अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, और उसके बाद ये इस्तीफे का ऐलान हुआ है। तो ये दबाव, ये सूचना केंद्रीय हाईकमान तक पहुंच गई थी कि सरकार खतरे में पड़ सकती है, इसलिए अब बीरेन सिंह को जाना चाहिए। और बीरेन सिंह जो कुंभ में स्नान करके अपने पाप धोने आए थे, वो लौटते लौटते इस्तीफे के साथ लौटे और इस्तीफा उनको देना पड़ गया। तो 2 कारण ये थे। एक तो ये कि जनता का दबाव बहुत बढ़ गया था, दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही थी और उससे हो सकता था कि जो सत्तारूढ़
दल है और उसके जो सहयोगी दल हैं उनमें फूट पड़ सकती थी। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का अगर साथ देते, बेशक सरकार नहीं गिरती क्योंकि सरकार के पास अच्छा खासा बहुमत है, 36 विधायक 60 मेंबर असेंबली में बीजेपी की ही हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता था, किरकिरी तो हो ही सकती थी। तो इस वजह से ये इस्तीफ़ा हुआ। लेकिन इससे भी बड़ा एक कारण और है, और वो कारण ये है कि बीरेन सिंह के ऑडियो टेप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फॉरेंसिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आपको पता ही कि ये ऑडियो टेप में जो बीरेन सिंह है बाकायदा हिंसा करवाने के लिए आदेश दे रहे हैं कि कुकियों के खिलाफ, कुकी समुदाय के खिलाफ कैसे ऑपरेशन किया जाए, कैसे सबक सिखाने के नाम पर उनके खिलाफ हिंसा की जाए, उन्हें दंडित किया जाए। तो ये बीरेन सिंह मैतेई समुदाय से हैं। मैतेई समुदाय जो इम्फॉल वैली है उसमें उनकी बड़ी तादाद है, और वहीं पर चूँकि ज़्यादातर जो बीजेपी के विधायक हैं उसी एरिया से चुन के आते हैं, मैतेई होते हैं। तो ये एक दबाव सरकार पर बना हुआ था, और ये बीरेन सिंह ने इस दबाव में और अपने मैतेई समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कही थी, और उनके ऑडियो टेप बाकायदा मीडिया में आ गए थे, वो काफ़ी देखे सुने गए, और अब वो ऑडियो टेप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। उसने फॉरेंसिक जांच की आदेश दे दिए हैं, और अगर वो सही साबित होते हैं कि ये बीरेन सिंह की ही आवाज़ है, बीरेन सिंह ही बोल रहे हैं, तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की क्या स्थिति होती, और गृह मंत्री अमित शाह की क्या स्थिति होती, मोदी सरकार की क्या स्थिति होती कि उन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री को इतने समय तक वहाँ बनाए रखा जो वहाँ हिंसा रोकने में नाकाम रहा, बल्कि उसकी वजह से हिंसा को बढ़ावा मिलता रहा, और तमाम तरह की चीज़ों के बावजूद बहुत ही बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ वो आदमी उस कुर्सी पर डटा रहा। तो एक तो ये है कि ये कारण है जिसकी वजह से बीरेन सिंह को 21 महीने बाद हटना पड़ा है, अदरवाइज़ वो हटने वाले नहीं थे। लेकिन मैं कहूँगा कि बीरेन सिंह हो सकता है कि बेहया हों, निर्लज्ज हों, बेशर्म हों, लेकिन वो उस पद पर बने कैसे रहे? उनमें अपना दम तो था नहीं कि वो बने रह पाते इतने लंबे समय तक। अगर बीजेपी का हाईकमान चाह लेता तो उन्हें तो एक क्षण में बदला जा सकता था। इसका मतलब है कि बीजेपी हाईकमान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। उनके इशारों पर ही वो सब कुछ कर रहे थे सरकार में रहते हुए, जो मणिपुर में हमने देखा तकरीबन 250 लोग हिंसा में मारे गए हैं और दसियों हजार लोग बेघर बार हुए हैं, और जो दो समुदायों के बीच इतनी विभाजन इतना चौड़ा हो गया, विभाजन की खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि उसको भरना अब शायद बहुत 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 मुश्किल होगा, और जो मणिपुरियों के घाव हैं, जख्म हैं, उनको भरना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो ये जो कुछ भी मणिपुर में चल रहा था उसके लिए अकेले बीरेन सिंह जिम्मेदार नहीं थे। उसको जारी रखने में हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी उतने ही जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार हैं। अमित शाह ने 2-3 दौरे किए हैं, और इसके बावजूद सारी चीज़ें उनके नॉलेज में होंगी, इसके बावजूद उन्होंने सरकार का नेतृत्व नहीं बदला। अगर नेतृत्व बदलते तो शायद लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता, एक नई शुरुआत भी होती, कुछ बदलाव होता, कुछ नीतियां बदलती, दोनों समुदायों को करीब लाने की कोशिश होती। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री एक समुदाय विशेष के साथ खड़ा है, उनकी हिंसा को जायज़ ठहरा रहा है, दूसरे समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करवा रहा है पुलिस के द्वारा, और जो भी सैन्य बल है उसके ज़रिए वो उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें प्रवासी और घुसपैठिए बताने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर है कि वो आग में घी डाल रहा था। इतने दिनों तक वो उस हिंसा को बढ़ावा दे रहा था, वो अदावत जो दोनों समुदाय के बीच में थी उसको और गहरा कर रहा था। तो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की जो भूमिका थी वो तो खतरनाक थी ही, लेकिन इस भूमिका को जो लोग शह दे रहे थे, जो संरक्षण दे रहे थे, जो इस भूमिका को
पीछे से बढ़ावा दे रहे थे, वो उससे भी बड़े कसूरवार हैं, उससे बड़े गुनहगार हैं। और वो कौन लोग थे? वो जाहिर है कि दिल्ली में बैठे लोग थे, सरकार, दिल्ली सरकार, देश की सरकार में बैठे लोग थे। और इसीलिए अगर इनकी सहमति ना होती तो ये सब होता ना। और अगर ये चलाना चाहते थे, ये होते रहने देना चाहते थे, शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए और अभी भी वो मणिपुर का नाम भी नहीं लेते हैं। अभी जब दिल्ली चुनाव में जीत हुई और वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में गए, बहुत अरसे बाद उनके मुंह से मणिपुर का नाम निकला। लेकिन मणिपुर का नाम किस संदर्भ में निकला? वहाँ हिंसा, अशांति, उपद्रव, जातीय सफाया, इन सब के संदर्भ में नहीं निकला। अपनी सरकार की नाकामी, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुनाव के संदर्भ में, हम चुनाव जीत रहे हैं, मणिपुर में भी चुनाव जीते, इस गर्वोक्ति के साथ उन्होंने मणिपुर का नाम लिया। मणिपुर के लोगों के साथ उनकी कोई संवेदनता है, ये उनके बयानों से नहीं झलकी। ये एक ऐसा अध्याय है, दुखद अध्याय है मणिपुर का, और मणिपुर के लोग इस बात को बहुत गहरे से महसूस करते होंगे, कर रहे होंगे कि देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी हिंसा के बावजूद खामोश रहा। उसने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, उसने एक कदम भी नहीं बढ़ाया, सहानुभूति के दो बोल नहीं बोले और उनसे मिलने भी नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वहाँ गए, लोगों से मिले, और फिर एक बार उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर से ही की। तो ये फ़र्क दोनों पार्टियों के बीच में दिखा, दोनों पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके बीच में भी दिखा, और मणिपुर के लोगों ने इसीलिए लोकसभा की दोनों सीटें कांग्रेस को जीत कर दी। तो ये फ़र्क असर पड़ा। लेकिन चूंकि केवल 2 ही सीटें थी, शायद इसलिए नरेंद्र मोदी को फ़र्क नहीं पड़ता है, बीजेपी को फ़र्क नहीं पड़ता, अमित शाह को फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि 2 सीटों वाले राज्य की परवाह क्यों करना है। तो उन्होंने कोई परवाह नहीं की और जो कुछ भी हो रहा था वहाँ उन्होंने होने दिया। तो ये एक ख़तरनाक प्रवृत्ति थी हमारे केंद्र सरकार की, और जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में और राज्य में, इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों बीजेपी हैं, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के रहते हुए वहाँ ऐसा हुआ, बल्कि ये कहना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार ने इस पूरा जो एक तरह का नरसंहार था या एथनिक क्लिनजिंग का अभियान चल रहा था, उसको उसकी तरफ से आंखें मूंदी रखी, बल्कि न केवल आंखें मूंदी रखी बल्कि उसको बढ़ावा भी दिया। तो ये एक ख़तरनाक बात थी। अब सवाल ये उठता है कि इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है? बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे से क्या सचमुच में कोई बदलाव आएगा? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि केवल मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, किसी पॉलिसी का बदलाव नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने अपने इस्तीफे में जो बातें कही हैं वो लगभग जो उनकी नीति थी उसकी पुष्टि करने वाली बातें की हैं कि वो जारी रहना चाहिए। ये उनका एक मकसद था, जो एक संदेश था उनके इस्तीफे में, जो आप पढ़ सकते हैं कि न तो केंद्र सरकार का रुख बदला है और न राज्य सरकार का रुख बदलने वाला है। ये दोनों उसी रुख पर चलने वाले हैं। बीजेपी पार्टी के अंदर जो विधायक हैं उनके असंतोष को थोड़ा ठंडा करने के लिए बेशक बीरेन्द्र सिंह को हटने के लिए कह दिया गया है, वो हट गए हैं, लेकिन सरकार की नीतियां नहीं बदली हैं। इसलिए मणिपुर के लोग अगर ये उम्मीद करते हैं कि नया मुख्यमंत्री कुछ नया बदलाव लेकर आएगा, तो इसकी संभावना ना के बराबर है। जब तक बदलाव केंद्र में नहीं आएगा, केंद्र सरकार की नीतियों में नहीं आएगा, और ये ध्यान रखिए कि मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है, उसकी सीमाएं म्यांमार से लगती हैं और चीन उस इलाके में बहुत सक्रिय है। वो जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप हैं, भूमिगत संगठन हैं, आतंकवादी संगठन हैं, अलगाववादी संगठन हैं, माना जाता है कि उनको वो समर्थन देता है, उनकी मदद करता है, उनकी ट्रेनिंग में, हथियारों में और दूसरे तरह से। तो ये अगर आप अपने एक बॉर्डर स्टेट में इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं तो किसी दूसरे देश को एक मौका मिलता है कि वो कैसे उसका फ़ायदा
उठा ले अपने हित में और एक दूसरे देश को, पड़ोसी देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। तो ये जो खतरनाक नीति है केंद्र सरकार की मणिपुर के मामले में, वो एक तरह से कहना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली है। तो इस लिहाज से भी केंद्र सरकार के रुख को देखा और समझा जाना चाहिए कि उसने इस संवेदनशीलता से इस राज्य की घटनाओं को नहीं लिया, उस जिम्मेदारी से नहीं लिया जिससे उसे लेना चाहिए था। तो अब कोई बदलाव की उम्मीद कम से कम मैं नहीं देखता हूँ। मैं जितना समझता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, मणिपुर भी गया हूँ, और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ केंद्र सरकार का रुख रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सब ने वहाँ पर इस तरह से राजनीति की है कि वहाँ स्थिरता और शांति बहाल नहीं हो पाती है। नागालैंड का देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवाज़ से ऐलान कर दिया था कि समझौता हो गया है, लेकिन आज तक उसके बाद फिर दोबारा मुंह नहीं खोला कि वो समझौता गया कहाँ, किससे हुआ था, क्या समझौता हुआ था, वो दफना दिया गया। तो ये एक तरह की कहना चाहिए कि नासमझी भी है और गैर जिम्मेदाराना रवैया भी है जो केंद्र सरकार के तरफ से हमें दिख रहा है। और मणिपुर इसका एक बहुत ही नायाब उदाहरण है कि कैसे केंद्र सरकार ने वहाँ की परिस्थितियों को बिगाड़ा और एक ऐसे मुख्यमंत्री को इतने महीनों तक, 21 महीनों तक बनाए रखा जिसे बहुत पहले ही हटा दिया जाने चाहिए था। प्रदेश स्तर पर मांग उठी, देश स्तर पर मांग उठी। हालांकि 2023 में जब एक नाटक ज़रूर रचा था बीरेन सिंह ने इस्तीफ़ा देने का, और फिर अपने समर्थकों को बुलाकर एक हंगामा खड़ा करवाया अपने घर के पास, और ऐसा लगा कि लोग उनसे बोल रहे हैं कि इस्तीफ़ा आपको नहीं देना है, और फिर वो इस्तीफ़ा नहीं हुआ। तो ये नाटक भी बीरेन सिंह ने किया, और ये नाटक बहुत सारे पॉलिटिशियन करते रहे, हम सब जानते हैं। तो ये नाटक भी हुआ, लेकिन बीरेन सिंह बने रहे और अब जाकर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त बिल्कुल नहीं आए। इससे मणिपुर का भला नहीं होने वाला है। भला हो सकता है अगर अमित शाह बदल जाए, नरेंद्र मोदी बदल जाए, वो जाएं, लोगों से मिलें, उनके घावों पर मरहम रखें, कुछ घोषणाएं करें पुनर्वास की, मदद की, और जो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं उनके मेल मिलाप की ईमानदार कोशिश करें तो शायद कुछ बात बन सकती है। लेकिन अगर इसे सांप्रदायिक नज़रिए से देखा जा रहा है, जो कि शुरू से देखा जा रहा है, क्योंकि कुकी जनजाति ज़्यादातर ईसाई हैं और मैतेई हिंदू हैं, तो अगर हिंदू और ईसाई के संदर्भ में इसको शुरू से देखा गया और उसी तरह से ट्रीट किया गया, और आगे भी मोदी और उनकी सरकार इसी तरह से देखती रही, तो मणिपुर में किसी शांति और कहना चाहिए स्थिरता का कोई विकल्प नहीं दिखता है, कोई संभावना नहीं दिखती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।